हो गया हाँ स्टार्ट? स्टार्ट हो। हाँ ओके हाँ। सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ओके, अच्छा तो बेसिकली आज फर्स्ट क्लास है इक्विटी डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इक्विटी डेरिवेटिव नाम सुनते ही और एक नाम याद आ जाता है, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, अब क्यों नाम ऐसे याद आ जाता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, बिकॉज इक्विटी डेरिवेटिव जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा दो कारण, अच्छा किस कारण से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट किए हैं, या फिर इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास स्टार्ट क्यों किए हैं, या फिर क्यों पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। सर दो रीजन है। एक, जिनको फ्यूचर ट्रेड करना हो, फ्यूचर ट्रेड मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट बोल के एक मार्केट होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में एक स्पॉट या कैश मार्केट होता है, वैसा ही एक मार्केट होता है जिसको फ्यूचर मार्केट बोला जाता है। आप अगर एनएसई में जाओगे आपको दिखने को मिलेगा, एनएसई फ्यूचर्स में आपको बहुत सारे निफ्टी फ्यूचर्स हो, अलग अलग कंपनी वाइज भी आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा, फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शंस। तो ये दोनों चीज कैसे काम करता है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, वो सभी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो लोग ट्रेड करता है उनके लिए तो जरूरी है ही, मतलब अगर अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ये सब करना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छा एक इनकम करने का जरिया है स्टॉक मार्केट लेवल में। ठीक है, बहुत सारे लोग तो सर मतलब कैश मार्केट को छोड़ के फ्यूचर मार्केट में ही दिन रात पड़ा रहता है, ऑप्शंस मार्केट में दिन रात पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सर, एक तो हो गया ट्रेडिंग पर्पस, दूसरा और बहुत ही वाइटल पार्ट है, ये जो मार्केट में जो लोग काम करते हैं ना सर, मतलब जो फ्यूचर मार्केट या इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं इक्विटी एडवाइजर। ठीक है, तो इक्विटी एडवाइजर के तौर पे आपको इक्विटी डेरिवेटिव समझना होगा, और डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो कॉन्सेप्ट है इक्विटी डेरिवेटिव का ही एक कॉन्सेप्ट है। पुट कॉल ये सब आप लोग सुने होंगे, है ना। तो ये कैसे काम करता है रियल लाइफ में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कब से ये स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, तो ये जिनका एनआईएसएम है सर, ठीक है, जिनका एनआईएसएम का मतलब क्रैक करना है, बेसिकली एनआईएसएम क्या है मैं 2 मिनट बता दूं। एनआईएसएम बहुत सारे लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग सुनेगा बाद में। ठीक है, एनआईएसएम क्या है सर, एनआईएसएम सेबी का लाइसेंसिंग एग्जाम। ठीक है, मतलब अगर आज के डेट में आपको स्टॉक मार्केट लेवल में, ब्रोकिंग फार्म में या फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड फार्म में अगर आपको जॉब करना है या एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करना है, एज ए मेंबर ज्वाइन करना है, आपके पास एनआईएसएम का लाइसेंस जरूरी है। ठीक है, तो ये इक्विटी डेरिवेटिव, जैसे म्यूचुअल फंड का जो लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, एवरी सैटरडे म्यूचुअल फंड, वो एनआईएसएम 5A का पार्ट है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है। ये एनआईएसएम सीरीज 8 का पार्ट है जो इक्विटी डेरिवेटिव का लाइसेंस देता है। ठीक है, तो दोनों चीज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। एक तरफ हम ट्रेडिंग करना भी सीखेंगे, ठीक है, और दूसरे तरफ एनआईएसएम क्रैक करने के लिए भी पूरा मेहनत करेंगे, ताकि हम लोग, बहुत टफ नहीं होता एग्जाम और बहुत इजी भी नहीं होता, तो फिर मॉडरेट होता है। ठीक है, एग्जाम कहाँ होता है सर, एग्जाम बीएससी, एनएससी या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में होता है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे मेट्रो सिटीज में रेगुलर एग्जाम होता है। बस जैसे ही आपका एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हो जाए, मैं नॉर्मली 1 to 2 मंथ्स का ये कोर्स रखूंगा। ठीक है, स्पेशली जिनका एग्जाम है, जिनको ट्रेडिंग करना है उनके लिए मैं थोड़ा सा और मूव ऑन कर सकता हूँ एज पर दी सिचुएशन। अगर कुछ पॉइंट बाकी रह जाता है या फिर केस स्टडीज मैटर अगर रहता है, जिनको ट्रेडिंग करना है उनको ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज जरूरी होता है। लेकिन जिनको एग्जाम क्रैक करना है उनके लिए 1 to 2 मंथ्स के अंदर ये पूरा चीज कंप्लीटली सिखाया जाएगा, और फिर एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करवा के, मॉक टेस्ट रेडी करके फिर आप लोग एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, बीएससी या एनएससी या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस, सबसे ज्यादा एग्जाम वहीं पर होता है। आजकल ऑनलाइन में भी कुछ कुछ एग्जाम से भी कॉन्डक्ट कर रहा है रिमोट प्रॉक्टेड मोड में। आप जो भी आपके लिए सुइटेबल हो आप उसके लिए एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम कैसे देना है, नहीं देना है, ये सब धीरे धीरे बता दूंगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अच्छा, जिनको जॉब नहीं करना है लेकिन वो सर्टिफिकेशन चाहिए उनको, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के लिए भी आप जो एग्जाम जरूर बैठे, आपका खुद का भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा। मतलब ये नॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं है, आप एग्जाम क्रैक करके इक्विटी डेरिवेटिव में नॉलेज गेन करके आप सर्टिफिकेट लिए हो, तो फील गुड सर। और क्या पता जिंदगी में कब काम आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज जिंदगी में हमेशा काम ही आता है। जो लोग सीएमए का भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में एनआईएसएम की भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। तो ये सब
नॉर्मल बात है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, आउट ऑफ 100 60 लाना है आपको, नेगेटिव मार्किंग इज देयर, ओके। मतलब 4 गलती में 1 नंबर और 1 गलती में 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो एग्जाम से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिसके लिए क्लास स्टार्ट किया। मैं अभी सर आपको वीक में 3 क्लास दूंगा, ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव का। तो डेट अभी तक फाइनल नहीं किया, बट मोटा मोटी आज तो है, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक भी हम लोग इसी तरह से 3 क्लास इस तरह से हम लोग चलेंगे सर, ठीक है। तो जितना क्योंकि अभी कुछ जॉब रिक्वायरमेंट भी है, जिन लोगों को जॉब करना है, कुछ कंपनीज में बहुत ज़्यादा ओपनिंग चल रहा है, अगर आप जल्दी जल्दी क्रैक करोगे तो जल्दी जल्दी जॉब मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जिनको जॉब का ज़रूरत है और जिनको सीखना है इक्विटी डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जानना है, उनके लिए ठीक है, वो आराम से सीखे, नॉलेज गैदर करें। नॉलेज हर एंगल से चाहिए, जॉब भी करो करने जाओगे वहां पर भी आपका नॉलेज ही टेस्ट करेगा सर, है ना। तभी जाके आप कंपनी का एक मतलब स्टार्टिंग तो करोगे एज ए फ्रेशर्स जूनियर लेवल से ऑब्वियसली, बट धीरे धीरे आपका नॉलेज रहेगा ना, आप बहुत जल्दी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, प्रमोशन करवा सकते हो। सो नॉलेज ही है सर जो आपको प्रमोट करेगा। सो नॉलेज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं, अदरवाइज क्या है ना, वही जहां स्टार्ट करोगे वहीं रह जाओगे। तो नॉलेज को लेके एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। चलो सर स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहले आज ना मैं आपको इक्विटी डेरिवेटिव सुन के ऐसा लग रहा है स्टॉक मार्केट में जैसे कोई नया चीज है। हाँ सुमित सोइकॉत, क्या लग रहा है, इट्स अ न्यू थिंग और इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग, व्हाट डू यू थिंक सर? ये कोई नया चीज है या क्या बहुत पुराना चीज है? क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? डेफिनेटली এটা তো পুরনো हाँ सोइकॉत। পুরনো তো বটেই মানে previously also we heard these things. यस, वेरी गुड सोइकॉत। दिस इज अ वेरी ओल्ड थिंग, ठीक है, इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग। लेकिन इस ओल्ड कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग आज के डेट में न्यू वे में एप्लीकेशन करेंगे बेसिकली, ठीक है, इन सिंपल कहा जाए तो ये जो इक्विटी डेरिवेटिव का बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ ना सर, ये कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं एक्चुअली आज के डेट में हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर हमारे सामाजिक सिस्टम में ये सब चीज़ें पढ़ाया नहीं जाता। तो अचानक से जब किसी को एनआईसीएम के लिए या फिर सीएस एग्जाम के लिए बैठा दिया जाता है, उनको लगता है कि वो कुछ नया कर रहा है ना, जैसे सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल में भी ये सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और साथ में जो एनआईएसएम करेगा उसको स्पेशलाइज करना ही है, और जो सीएफए कर रहा है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उन्हें भी सेम चीज करना पड़ता है, सेम चीज पे बहुत, मतलब जैसे एनआईएसएम में पढ़ा जाता है सिमिलरली सीएफए में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। सिमिलरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इक्विटी डेरिवेटिव का अलग पेपर ही होता है सीएफए का 3 लेवल में, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में। सो कॉन्सेप्ट इज दैट चाहे आप यूएसए में हो चाहे आप, अच्छा सीएफए का डिग्री इंडिया में भी काफी वैलिड चल रहा है आजकल, मतलब टॉप जॉब के लिए। और एनआईएसएम इज लाइसेंसिंग, ठीक है, दोनों में फर्क इतना है, ये लाइसेंस है, मस्ट है फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा वो सब बात तो आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव या फॉरवर्ड, ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है सर। कब यूज होता था? अगर आपको प्रमाण स्वरूप बताऊं, मतलब अगर आपको प्रूफ दूं, तो इसका प्रूफ आपको मिलेगा चाणक्य या अर्थशास्त्र का जो रचयिता है, जानते हैं सर आप लोग, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्ता, हाँ है ना। हाँ सम्राट अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य का बेसिकली सलाहकार थे, एडवाइजर थे। तो उस जमाने में, आज से ये कितना साल पुराना बात है बोलो तो सर, जीसस क्राइस्ट तब जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, इस्लाम नहीं आया था, उससे पुराना बात है, ठीक है। मतलब आपको मैं इतना बताता हूँ सर, 300 से 350 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ओके, बिफोर क्राइस्ट। मतलब भारत में ये इक्विटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट या ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बात करने जाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आज से कम 2500 साल पुराना है, दैट इज 2500 ईयर्स एगो। तब से ये चीज मार्केट में, समाज में, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से यूज होता है। तो सर आज क्या नया बात हो गया? सर कुछ नया नहीं है और कुछ भी पुराना नहीं है, सभी चीज इस ब्रह्मांड के अंदर है, हमें बस उसको डिस्कवर करना होता है और एज पर द नीड, ठीक है। तो इक्विटी डेरिवेटिव ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो समझा ना जा सके या फिर जिसको मतलब समझना बहुत टफ लगता हो। बहुत लोग बोलते हैं
फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत मुश्किल लगता है, टफ लगता है। इट्स नॉट टफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज दुनिया में टफ या इजी नहीं होता, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप उसको समझ पाओगे तो हर चीज आपको ठीक लगेगा, अगर समझ नहीं पाओगे तो जबरदस्ती कठिन हो जाएगा, और अगर बहुत इजी समझ लोगे तो कदर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना भी इजी भी नहीं समझना है, टफ भी नहीं समझना है, बस समझना है। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, डोंट मेक एनी परसेप्शन प्लीज, हाँ, डोंट क्रिएट एनी परसेप्शन इन योर माइंड कि ये टफ है, ये इजी है। बस आप इतना सोचो कि आपको सीखना है। ठीक है, अगर नॉर्मल स्टॉक मार्केट का आइडिया है आपको, आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर मिलेगा, थोड़ा क्यों, बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। बट अगर आपको नॉर्मल स्टॉक मार्केट का नॉलेज लैग है, ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड रेगुलर बेसिस में नहीं हो, या जिनको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, उनके लिए बस एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास कर रहे हो, आप करो। लेकिन अगर आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट लैग है, आप मेरे से बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास लो, सारा का सारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को रेडी करो। ठीक है, तो क्या होगा, आपको हर एक चीज समझने में बहुत हेल्प मिलेगा, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। बाकी आपको अगर समझ में आ जाता है इक्विटी डेरिवेटिव विदाउट एनी बेसिक्स, तो इट्स वेल एंड गुड, मैं तो पूरा कोशिश करूंगा आपको हर एंगल से समझाने का। बट फिर भी अगर आपको कहीं लगता है समथिंग इज मिसिंग, तो दैट इज ओनली रिकमेंडेशन फ्रॉम माई, मतलब माई साइड, कि मस्ट गो थ्रू स्टॉक मार्केट बेसिक्स। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ सर। सुमित, स्क्रीन शेयर है, स्वीकृत, प्लीज टेल मी सर। सर अच्छा अच्छा, ओपन होते ही एनएससी आ गया रे बाबा। एनएससी में लाइव मार्केट में टीसीएस का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? এটা আজকের মার্কেট। हाँ, ये आज का मार्केट है, May 18। आप अगर यहाँ पर देखें, ये देखिए इक्विटी डेरिवेटिव दिख रहा है ना, उसमें देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना। देखिए ये एनएससी में दिखा रहा हूँ मैं आपको, भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज दो है, एक एनएससी और दूसरा बीएसई। यही सब बात बेसिक्स में होता है ना। ठीक है, कि किस तरह से एनएससी बीएसई काम करता है, नहीं करता है, ये सब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है। तो जिसका भी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का लैग है, मैं उनको बार बार बोलूंगा आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जरूर पढ़े सर, तो आपको जो भी बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा, तो जस्ट लुक एट हियर, ऑप्शन चेन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी चीज बताऊंगा आपको मैं किस तरह से ऑप्शन काम करता है, बिकॉज मैं अभी बताऊंगा, कल जब आप कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी भी जब आपको ट्रेनिंग करेगा ना, तो आप समझ पाओगे कि किस तरह से कंपनी काम करना चाहता है और आपसे क्या करवाना चाहता है। और जो खुद से फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में अपने लिए ट्रेड करेगा या अपने लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, उन्हें भी समझ आ जाएगा कि करना क्या है। दोनों एंगल से बात सेम है, एक होता है खुद के लिए काम करना, दूसरा होता है कंपनी के लिए काम करना, जिसे हम जॉब कहते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट के लिए करते हैं, और जब आप खुद के लिए करोगे तो खुद के लिए, ठीक है, अपना जॉब अपने लिए। अब यहाँ पर देखें सर, स्टॉक फ्यूचर्स टीसीएस, आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हो, मैंने टीसीएस ऐसे ही रैंडमली उठा दिया। टीसीएस का 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है यहाँ पर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक आपका 26 मई को एक्सपायरी है, मतलब अभी चल रहा है सबसे नियरेस्ट वाला। ठीक है, उसके बाद है 30 जून, उसके बाद है 20 जुलाई। उसका अंडरलाइंग वैल्यू अलग अलग दिख रहा है, 3 सभी सेम दिख रहा है सर, 3466.75, 3466.75, 3466.75। अब सर ये अंडरलाइंग वैल्यू क्या है? ठीक है, या फिर ये एक्सपायरी डेट क्या काम करता है? ठीक है, या फिर इसका ऑप्शन टाइप क्या हो सकता है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये सभी चीज सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज अब अचानक थोड़ी ऐसे होता है। हाँ सर, अचानक एकदम कूद पड़ेंगे थोड़ी ना समझ में आ जाएगा एवरीथिंग। अच्छा देखो, और एक बात सर, आज इंट्रोडक्शन है तो कुछ बेसिक चर्चा मुझे बार बार करना पड़ेगा आपके साथ। अच्छा, इक्विटी डेरिवेटिव का ये है आपका एनआईएसएम का सीरीज। ठीक है, एनआईएसएम किताब, मतलब जो सेबी रिकमेंडेड बुक्स है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली ये बुक्स मेरे से भी आप ले सकते हो, अगर आपके पास है तो ठीक है। ये फिजिकल कॉपी भी आप परचेज कर सकते हो अमेजन से, या फिर कॉलेज स्ट्रीट या डालहौजी से भी मिलता है, टैक्समैन के दुकान है सर डालहौजी में, मैंगो लेन में। आप वहाँ से भी आर एन मुखर्जी रोड में, वहाँ से भी ले सकते हो, और ऑनलाइन में भी अवेलेबल है अमेजन वगैरह में। ठीक है, जिनके पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ये इक्विटी डेरिवेटिव का किताब एनआईएसएम का मस्ट बाय सर। ठीक है, ये आपका गाइड बुक है। गाइड बुक मतलब इसमें सिलेबस मेंशन किया है कि ओवरऑल क्या क्या चीज आपको सीखना पड़ेगा एनआईएसएम के अंदर, ये इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर। सीरीज क्या है? 8। ठीक है, एनआईएसएम में सीरीज होता है
सीरीज में बहुत तरह का सीरीज है, 35 टाइप्स ऑफ एग्जाम NISM ले रहा है आजकल, ठीक है। डे बाई डे और एग्जाम बढ़ रहा है, बिकॉज जितना स्टॉक मार्केट इंप्रूव हो रहा है उतना ज्यादा NISM का भी, मतलब स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल वर्ल्ड जितना इंप्रूव होगा NISM भी इंप्रूव होते जाएगा। इसमें से एक बहुत ही पॉपुलर है इक्विटी डेरिवेटिव। तो ये NISM का जो ये PDF कॉपी पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जो गाइडेड बुक्स है, अगर आप फिजिकल लेना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ सेबी, ठीक है, जो सेबी द्वारा चलाया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और मतलब एजुकेशनल एग्जाम कॉन्डक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा सर? इसके अंदर ये किताबें हैं, यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलेगा कि इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के लिए आपको जो जॉब देना, मतलब जॉब के लिए स्पेशली या लाइसेंस के लिए बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको, अच्छा एग्जाम का देखो यहाँ पर बता के रखा है, 100 मार्क्स का है, कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच, शुड बी कंप्लीटेड इन 2 आवर्स, 2 घंटा का टाइम मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% ऑफ द मार्क्स असाइन टू ईच क्वेश्चन, ठीक है। द पासिंग स्कोर इज 60%। तो आउट ऑफ 100 आपको कितना लाना है सर? 60 लाना है। सुमित, ठीक है, स्वीकार बोझा कैसे? हाँ ऐसा अच्छा, ज्यादा डिटेल्स के लिए मैं आपको nism.ac.in के लिए बोलूंगा, आप यहाँ पर जाके एग्जाम में रजिस्टर कैसे करोगे नहीं करोगे मैं सब आगे आगे आपको बता दूंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले आप नॉलेज गैदर कर लो, 1 मंथ का टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा, और नॉलेज गैदर कर लो, फिर मैं आपको एग्जाम के लिए गाइड कर दूंगा। ये 1 to 2 मंथ्स के अंदर मैं आपको सारा टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि मैं क्लास बढ़ा दिया जॉब पर्पज के लिए, जिन लोगों का जॉब है मार्केट में, जॉब का रिक्वायरमेंट। अच्छा सर, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडेक्स कैसे बनता है? इंडेक्स मतलब सर निफ्टी सेंसेक्स फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स ये सब बिल्डअप कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे हमारे देश में जैसे निफ्टी जो बनाते हैं सर वो NSE बनाते हैं ना सर, NSE के लिए है निफ्टी, और सेंसेक्स किसका है बोलो सर? BSE PSE है ना। तो नॉर्मली निफ्टी जब हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में 50 कंपनीज का डिटेल्स होता है। बार बार फिर से बोल रहा हूँ, जिनका बेसिक्स लैग है उनको बार बार बोलूंगा, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मस्ट। NSE का निफ्टी है और BSE का सेंसेक्स है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का लिस्ट होता है। लेकिन सर इसको छोड़ के, BSE NSE का टॉप 50 टॉप 30 को छोड़ के और भी डिटेल्स होता है, ठीक है, और भी डिटेल्स होता है। जैसे देखिए मार्केट वॉच में NSE में निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है, अगर हम BSE में जाएंगे तो वहां पर मुझे BSE का टॉप 30 सेंसेक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से BSE और NSE, ठीक है, इनका टॉप 30 50 छोड़ के टॉप 100 500 ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये टॉप 100 500 हो या टॉप जो भी हो, ठीक है, मतलब जिसमें अलग अलग मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनीज को क्या किया जाता है सर? कंपनीज को वेटेज करके इंडेक्स बना जाता है, ठीक है। जस्ट एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये NSE का न्यू साइट है, ओल्ड साइट में भी बहुत अच्छा दिखता था। ये देखिए इंडिसेस, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखा, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नजर डालोगे, निफ्टी 50 जो सबसे पॉपुलर है, उसके बाद देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हैं उनको पता है कि इसके अंदर क्या चलता है, ठीक है। जिनको बेसिक्स भी पता है उन्हें भी समझ में आ गया कि ये सब करता क्या है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं इतना सिंपल बोलना चाहूंगा कि ये जो इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये निफ्टी सेंसेक्स वगैरह बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसे कंपनीज है सर, ठीक है, जो भारत में या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी डेरिवेटिव मतलब इंडेक्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इंडेक्स मैनेजमेंट, भारत में मेजर मेजर इंडिसेस क्या है, इंडिसेस मतलब इंडेक्स, ठीक है। सूचक बंगाली में बोलता है सूचक, उसका यूज कैसे करना है ये सभी चीज आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में इंडेक्स का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये देखो एक चैप्टर आता है, एज पर सिलेबस बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, मतलब जिनको सेबी का एग्जाम क्रैक करना है उसमें उनको फॉरवर्ड एंड फ्यूचर समझना पड़ेगा। यहीं से आपको मैं इतना बोल सकता हूँ। हाँ बोलो सर बोलो। বলছি যে একটু বলে দিও তো কোন চ্যাপ্টারগুলোতে কত নম্বর মার্কস থাকে। अच्छा वो बता देंगे बाद में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है,
बट फिर भी एक ओवरऑल जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 2-3 क्लास बाद बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। इंट्रो थोड़ा सा आज बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का वेटेज के हिसाब से भी बता दूंगा एग्जाम के लिए, ठीक है। डोंट वरी सुमित, सब बता दूंगा, बिकॉज ये क्लास मैंने इतना फास्ट फास्ट कराने के लिए, मतलब बेसिकली फास्ट इसलिए, नॉर्मली मैं वीकेंड छोड़ के क्लास नहीं दे पाता था, लेकिन इस बार मैंने बिना वीकेंड का भी क्लास इसलिए रखा हूँ बिकॉज बहुत लोगों का जॉब रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई। ओके, सो डोंट वरी, मैं सब बता दूंगा। इस बार फोकस जॉब एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों रहे, ठीक है। डोंट वरी, जो इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ रहा है या पढ़ना चाहता है उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी जॉब के लिए, बिकॉज जॉब जो जाएगा वो तो वही करेगा ना, वही करेगा। ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कंपनी के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्लाइंट को ट्रेड करवाना है, तो आप अपने क्लाइंट को ट्रेड अच्छे से करवाओगे, प्रॉफिट करवाओगे तो बार बार ट्रेड करेगा, और जितना बार बार ट्रेड करेगा कंपनी को ब्रोकरेज मिलेगा, कंपनी को ब्रोकरेज मिलेगा तो आपको सैलरी हाइक होगा। क्या सुमित, यही होता है ना? एकदम दादा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर अगर क्लाइंट का लॉस करा दोगे, ठीक है, अगर आप क्लाइंट का लॉस करा दोगे ट्रेड करा के, तो क्लाइंट एक बार लॉस करेगा, 2 बार लॉस करेगा, फिर तीसरा बार आपके पास नहीं आएगा, है ना। ज्यादा सिक्योर ट्रेडर है तो फिर एक बार लॉस करने के बाद दोबारा नहीं आएगा, तो फिर आप कंपनी को भी फायदा नहीं दे सकते, और जब आप कंपनी को फायदा नहीं दे सकते फिर कंपनी भी आपको सैलरी नहीं देगा, मतलब सैलरी तो ऐसे देगा लेकिन आपका जो सैलरी हाइक हो सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकता है, ठीक है। नॉर्मली देखो सर, फ्रेशर्स अगर आज के डेट में स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग में, इक्विटी एडवाइजरी में 20,000 अराउंड ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो 20,000 में ज्वाइन कर रहा है, फिर धीरे धीरे ये इंसेंटिव के साथ साथ, मतलब विद इन 1 ईयर, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स इंसेंटिव के साथ साथ ये 50 तक आराम से पहुंच सकता है मंथली बेसिस में। सो अपॉर्चुनिटी अच्छा है सर, बस अपॉर्चुनिटी के लिए नॉलेज भी उसमें उतना चाहिए। सो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सुमित ने पूछा मैं बता दूंगा। अच्छा, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स ये बहुत ही वाइटल एरिया है सर, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो कि इक्विटी डेरिवेटिव का फंडा 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 समझते हो? फंडा मतलब हर सब्जेक्ट का एक फंडा होता है ना, फंडामेंटल्स, ठीक है। तो आप इतना समझो कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का जो फंडामेंटल्स है वो यही है। सॉइकॉट বোঝা যাচ্ছে না? हाँ सर बोला। ठीक है, फंडामेंटल्स यही है। बाकी मैं आपको इंडेक्स मैनेजमेंट भी बताऊंगा, सब धीरे धीरे बताऊंगा, बट ये मेन एरिया है, इक्विटी एंड डेरिवेटिव का मेन एरिया है फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो 3 एरिया है ना, ये इतना समझ लो कि जान है, जान, इक्विटी डेरिवेटिव का जान है ये 3 एरिया। इसमें मास्टरी हासिल कर लोगे, आपको इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में आपको कोई नहीं मतलब हरा सकता, ठीक है। मास्टरी हासिल करना है, समझना है दिल से दिमाग से, ठीक है सर। दिल, हाँ दिल तो चाहिए ना दिल, बिना दिल का कुछ नहीं हो सकता, दिमाग का यूज जरूर कीजिएगा, बट दिल चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज को दिल से समझोगे तो दिमाग भी आपके साथ सही काम करेगा। सर लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में इमोशंस काम नहीं करता, कौन बोलता है? जिनको स्टॉक मार्केट के साथ लगाव नहीं है वो मार्केट को क्या कैसे समझेगा? हाँ सर, लगाव कैसे आता है? इमोशंस के साथ ही आता है। अब इमोशंस को आप कंट्रोल कर पा रहे कि नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ये बड़ा बात है। हाँ सुमित, गलत बोला क्या? लोग कहते एकदम हैं, दादा। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इमोशन से नहीं चलता, है ना। चलो मैं मान लिया 2 मिनट के लिए, हेलो। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर इमोशंस नहीं आएगा तो फिर आप मार्केट के साथ कनेक्टेड कनेक्टेड कैसे रहोगे? इमोशंस है तभी ना कनेक्टेड है। হ্যালো। हाँ बोल। এটা বিগ এক্সাম্পল ছিল যে তোমার এলআইসির আইপিও। इमोशंस, হ্যাঁ ইমোশন। डोंट পলিসি वरी। সবাই ডিম্যাট খুলেছে, এলআইসির আইপিও নিয়েছে, আলটিমেটলি কালকে নেগেটিভ লিস্টিং হয়েছে। नो डोंट वरी, एलआईसी का आईपीओ में चिंता करने का कोई विषय नहीं है। अगर आपका कोई भी क्लाइंट हो या कोई भी आपका रिलेटिव्स हो, मैं आपको बता रहा हूँ, एलआईसी इज अ वेरी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1-2 मिनट अलग से बोल दे रहा हूँ, वेरी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बिग इंश्योरेंस कंपनी है। इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो अगर ये डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ है, हाँ जरूर थोड़ा सा दिल टूटा है लोगों का, बट फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डोंट वरी अबाउट इट, एलआईसी का शेयर लॉन्ग रन में, ठीक है, आगे जाएगा।
ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, सो इतना चिंता का कोई बात नहीं है, स्टॉक छोड़ के निकलने का कोई जरूरत नहीं है। उल्टा मैं तो ये बोलूंगा कि थोड़ा सस्ता चल रहा है, खरीद लो। अच्छा, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सुमित, आज मेरे को शेयर मार्केट के अंदर लेके मत जाना, क्योंकि बहुत सारा चीज कवर करना है आप लोगों को, एग्जाम में बिठाना है। ठीक है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा, तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। अच्छा, और क्या सिखाऊंगा सर? ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब बेसिकली ये जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट का जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, आप लोग भी ऑनलाइन में जिनका जो भी अकाउंट है, लाइक मोतीलाल ओसवाल के थ्रू से बहुत ही अच्छे उनका टीम होता है सर, या फिर जीरोधा के थ्रू से उनका भी अच्छा टीम होता है। ठीक है, या फिर आप अगर आप स्टॉक्स वगैरह, बहुत सारे कंपनी है, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, आप किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ के जब भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करेंगे ना, या फिर मैं आपको क्लास कराते कराते ही बोलूंगा अकाउंट ओपन कीजिए, स्पॉट मार्केट में भी पैसा डालिए, फ्यूचर मार्केट में भी पैसा डालिए। ठीक है, कैसे करना है मैं सब धीरे धीरे आपको समझाऊंगा एज पर योर नीड। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग सिस्टम आपको हेल्प करेगा। दूसरा चीज, ये ट्रेडिंग सिस्टम तो ठीक है ट्रेड करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि सेटलमेंट कैसे होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, दो पार्टी मैच करते हैं। ठीक है, दो पार्टी ऐसे होता है ना, दो दिल मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी ना दो पार्टी एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, एक बाई करता है, दूसरा सेल करता है, पुट कॉल ऐसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई बोलेगा कि भाई मैं आपको सेल करूंगा, एक्चुअली अभी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट काम कैसे करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट में आएगा कि सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी बताऊंगा। 2-3 क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि सेटलमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे मूव ऑन करने दो, आपको क्लियरिंग कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। उसके बाद ये तो मेरा रिसेंटली इसमें चल रहा है सर, ये रिसेंट मेरा इसका लाइव क्लास मैंने रिसेंट चल रहा है मेरा एवरी सैटरडे, CS का, ये CS के टॉपिक में चल रहा है, CS और CSEMA फाइनल, CS एग्जीक्यूटिव एंड CSEMA फाइनल में ये टॉपिक चल रहा है सर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आजकल। ठीक है, पूरा लॉ है सर, ये लॉ है। ठीक है, एक्ट है, एक्ट देख के समझ में आ गया आपको, ये एक्ट है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट। ठीक है, जो भारत में सबसे पहले जो आज़ादी के बाद भारत में जो सिक्योरिटी डील होता था, मतलब शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के थ्रू से चालू हुआ था। फिर इसने इतना ज्यादा भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, तो और डेवलपमेंट के लिए सेबी एक्ट 1992 को लाया गया। ठीक है, तो ये चीज है CS एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल, CSEMA फाइनल, हर जगह में इसको इकोनॉमिक लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ के अंदर पढ़ा जाता है। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी लॉ, जिसका थोड़ा सा पार्ट आपको NISM में दिया जा रहा है सर। ठीक है, सुमित सोईकॉक समझ में आ रहा है सर? हाँ दादा। सर। सभी को बोल रहा हूँ जो क्लास में अभी हो, जो रिकॉर्डिंग भी सुनोगे बाद में, फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, तो ये एक्ट का एरिया है, मैं एक्ट रिलेटेड क्लासेस आपको शेयर करूंगा, और क्लास में भी मैं आपको जहां जरूरत होगा लाइव में बता दूंगा कि क्या एक्ट में बात हुआ तो होता है। ठीक है, डिटेल्स कॉन्सेप्ट है, मैं डिटेल्स कॉन्सेप्ट ही आपको जानने के लिए बोलूंगा, बिकॉज किसी भी चीज का एक लॉ होना चाहिए। जैसे हमारे देश में सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट इतना बड़ा है, इसका एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, तो वो लॉ सेबी एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट वाले मैनेज करता है। तो कैसे मैनेज करता है, किस तरह से, क्या सेक्शंस है, रेगुलेशंस है, ये सभी चीजें उसके अंदर बोला गया है। फिर आता है सर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन का बात, मतलब ये जो फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट से जो आप इनकम करोगे, इसका टैक्सेशन कैसे होता है। ठीक है, और फिर सेल प्रैक्टिस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस, बेसिकली जब आप अपने क्लाइंट को हैंडल करोगे सर, ठीक है, तो उसमें क्या रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करना है, आप अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, जो बेसिकली देखो, जो एडवाइजरी पोस्ट में काम करने के लिए, इक्विटी एडवाइजरी का काम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, जो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखता है कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से अंडरस्टैंड करोगे, उनका रिस्क प्रोफाइल को चेक कैसे करोगे। ठीक है, और इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्या है, मतलब एज एन इन्वेस्टर
आपका भी कुछ ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, ये भी एक लीगल मैटर है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँ। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर कवर करना है। और उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है सर, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। तो इसके लिए मैं, मेरा कुछ नोट्स है और एनआईएसएम का नोट्स, ये दोनों को पंचअप करके पढ़ाई करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ समझते हुए चलिएगा। तो ये रहेगा ओवरऑल जर्नी। और फिर लास्ट में मोटा मोटी 10-15 दिन बाद मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट पेपर भी शेयर करना चालू करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए विथ एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी दिया रहेगा, आंसर्स भी दिया रहेगा और उसका एनालिसिस भी दिया रहेगा। आपको उसको प्रैक्टिस करना है, जॉब के लिए एनआईएसएम क्लियर करने के लिए भी रेडी होते रहना है, ठीक है। तो ये रहेगा ओवरऑल जर्नी, ठीक है, जो मैं आपको आज थोड़ा स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया, ठीक है सर। चलो मैं आपको डेरिवेटिव समझाता हूँ, ठीक है। और डेरिवेटिव समझाने के लिए मैं आज उठाऊंगा फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? प्लीज टेल मी सर, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? सुमित, स्वीकार, ओके। तो चलो सर, मैं आपको डेरिवेटिव क्या है, इतना ज़्यादा बात हो रहा है डेरिवेटिव्स पे, तो क्यों ना क्या है डेरिवेटिव, क्या है इसका जानकारी ले लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं तब से, इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव। ना व्हाट इज डेरिवेटिव? हाँ, अच्छा, आप लोग कभी मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव वर्ड सुने हो? प्योर मैथ्स में, Yes, sir. है ना, प्योर Derivatives. मैथ्स में। थैंक यू सर। D by डी, dx. डी वाई डी एक्स, D थैंक by यू। dy. By हाँ dy, d by dx. हाँ, वही D by डी वाई dx. D by dx. डी वाई डी एक्स, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डी वाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो प्योर मैथ्स में डेरिवेटिव पढ़ाया जाता है, वो बेसिकली मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है। वो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को निकाला जाता है ना सर। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में डी डी एक्स करके किसी पर्टिकुलर वैल्यू को निकाला जाता है, जो नॉर्मली आप लोग मैम के पास, जो लोग मैथ्स में मैम के पास पढ़े हैं, बिकॉज आप लोगों को पता है मैथ्स जो प्योर मैथ्स मैम ही कराते हैं, तो बीकॉम लेवल में, सीए फाउंडेशन लेवल में, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक रिकॉल करा रहा हूँ जो भी पढ़ा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट कि डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में जिस पर्पस में यूज किया जाता है, कुछ न्यू वैल्यू को डिस्कवर करने के लिए, न्यू वैल्यू डिस्कवर। तो क्या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में भी क्या कॉन्सेप्ट सेम है? यस, द सेम कॉन्सेप्ट। यू हैव टू फाइंड आउट न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव या फिर डिराइवेशन। आप ऐसे समझ सकते हो, डिराइवेशन ऑफ ए न्यू वैल्यू। मतलब आज, आज के डेट में खड़े होके कल का वैल्यू को डिटरमाइन करना, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। इन सिंपल सिंपल वे में अगर समझा जाए तो यही इसका मतलब होता है। लेकिन इस मतलब को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में समझने का कोशिश करते हैं, जो रियल लाइफ में होता है। ऐसे अगर आप यहाँ पर नजर डालें, यहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हेलो, हाँ सर. ठीक हाँ है। सर. तो ये जो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा है, क्यों मिला रहा है? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सर। ये इमेज भी आपको कुछ समझाना चाहता है। ये क्या है? बाइनोकुलर है ना? हेलो, Yes, sir. अब बाइनोकुलर क्या कर रहे हैं? और ये टाइम मशीन है, पूरे देखो। पूरे दूर का हाँ, चीज नजदीक दूर का चीज थैंक यू, ठीक है। क्लियर दिखे प्रेजेंट टाइम यस, में, ठीक फ्यूचर है। का चीज प्रेजेंट टाइम में क्लियर दिखे. यस, फ्यूचर का चीज, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट डेट में क्लियर दिखे। इमेज भी बहुत कुछ बता देता है सर, ठीक है। हर इमेज कुछ कहता है, ठीक है। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है, हर घर कुछ कहता है, ठीक है, वैसा ही कुछ बात है। हर इमेज कुछ कहता है, तो यहाँ पर भी इमेज कुछ कह रहा है सर। अगर आप फ्यूचर को आज देख पाते हो, जो आपका फ्यूचर है, जो दूर का चीज दिख रहा है, उसको अगर आप आज देख पाते हो ना, तो मजा आ जाए। तो टाइम मशीन के थ्रू से आप जो दूर का चीज देख सकते हो,
या बायनोकुलर के थ्रू से जो आप दूर का चीज देख सकते हो उसको आप आज में कन्वर्ट करो, टुडे। ठीक है, इसलिए देखो ये दोनों बंदा एक्स एंड वाई दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर क्या फॉरवर्ड और फ्यूचर सेम है? सर अगर मैं आपको बोलूं कि थिंक फॉरवर्ड एंड थिंक फ्यूचर, तो क्या दोनों सेम साउंड कर रहा है? Yes, sir. When we are looking towards the future, we are going forward. When we फ्यूचर are की looking तरफ towards, देखना ही मतलब यस, थैंक यू सर, फ्यूचर की तरफ देखना ही मतलब फॉरवर्ड की तरफ देखना, सामने बढ़ना। वेरी गुड सर। तो ऑलमोस्ट साउंड सेम, लेकिन फिर भी इस मार्केट में फॉरवर्ड और फ्यूचर में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। ठीक है, टेक्निकल डिफरेंस, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं है, टेक्निकलिटीज में डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड को भी समझेंगे और फ्यूचर को भी समझेंगे। तो देखो सर, यहाँ पर थोड़े डिटेल्स में बातचीत होगा ईच एंड एवरी चैप्टर में। फॉरवर्ड मार्केट आज बताएंगे, फिर फ्यूचर मार्केट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फ्यूचर ट्रेड कैसे होता है, लेवरेज एंड पे ऑफ कैसे होता है, टेक्निकल मैटर पे मार्जिन कैसे यूज करना है, ये मार्केट में मार्जिन यूज करना होता है। डोंट वरी, अभी सुन के चिंता का विषय नहीं है। मार्जिन को कैसे यूज करना है, मार्क टू मार्केट, ठीक है, इसको कैसे यूज करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, शॉर्टिंग कैसे करना है। आप लोग शॉर्ट सेल के बारे में बहुत बार मेरे मुंह से बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में सुने होंगे सर, शॉर्ट सेलिंग है ना सर। तो वो शॉर्ट सेलिंग कैसे किया जाता है, निफ्टी फ्यूचर को कैसे आप पढ़ोगे, ठीक है, हेजिंग कैसे होता है। ठीक है, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं ऑप्शंस भी बताऊंगा, एक अनदर टॉपिक है, अनदर मार्केट इनकम का जरिया है। बहुत लोग सिर्फ ऑप्शंस करता है, बहुत लोग सिर्फ फ्यूचर करता है ना सर। सुमित, सुना होगा तो, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, है ना। हाँ दादा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ फ्यूचर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कोई बोलते हैं ऑप्शन सही है, कोई बोलता है फ्यूचर सही है। अब क्या सही क्या गलत, इसका डिसीजन अभी मत लो। ठीक है, सही गलत का फैसला करने का टाइम अभी भी नहीं आया। ठीक है, टाइम कब आएगा? आ जाएगा सर, जब नॉलेज गैदर हो जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा चलो सर। अच्छा नाउ, व्हाट इज फ्यूचर मार्केट? पॉइंट टू बी नोटेड, चाणक्य का थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे आपको, कि भारत में प्राचीन काल में, प्राचीन काल नहीं, प्राचीन में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, चाणक्य के टाइम पे, प्राचीन काल मतलब तो सही बंदर का जमाना लगता है। इट्स नॉट अ बंदर का जमाना, मतलब बंदर मतलब जब वो हनुमान प्रजाति ये सब रहते थे, उतना भी प्राचीन नहीं सर। चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोका के टाइम का बात कर रहा हूं मैं, जिस टाइम पे भारत वन इंडिया कॉन्सेप्ट में चलता था, एक भारत। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग भारत वर्ष कहते हैं। ठीक है, भारत वर्ष कितना है सर? भारत वर्ष का एरिया ऑलमोस्ट यहां से लेके 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 यहां से, इतना बड़ा भारत हुआ करता था। मैं तब का भारत का बात कर रहा हूं। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऐसा? বেসিক্যালি পাকিস্তান আফগানিস্তান আর হচ্ছে বাংলাদেশ মিলিয়ে। नहीं बाबा, इधर भी देखो, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, अप टू इंडोनेशिया, अप टू इंडोनेशिया, सिंगापुर, यहां तक। इंडोनेशिया का नाम इंडोनेशिया हम कैसे पढ़ा? इंडियंस का, एशिया का इंडियंस, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, ये इंडियंस का आइलैंड, इसको बोला जाता है भारतीय द्वीपपुंज। एशिया का भारतीय द्वीपपुंज, ठीक है, भारत का ही आइलैंड है ये, तभी नाम पड़ा इंडोनेशिया, ऐसे नहीं पड़ गया, समझे। মানে ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড একসময় আমাদেরই ছিল মানে একসাথে। यस, एक साथ मतलब ये सब हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, अब इस पे मेरे को मत घसीट, अब मैं इतना बोलूंगा फिर इक्विटी डेरिवेटिव छोड़ के इतिहास में चालू हो जाऊंगा। ठीक है, बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का बात किया तो ये उस भारत का बात मैंने आपको बोला कि जिस भारत में वन इंडिया कॉन्सेप्ट था, और उस टाइम पे भारत इतना समृद्ध क्यों था? बिकॉज भारत का इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट बहुत समृद्ध हुआ करता था। तो चाणक्य वन इंडिया कॉन्सेप्ट बनाया था सर, और इस वन इंडिया कॉन्सेप्ट में हर किसी को भारत को अपने साथ
मतलब हर एक राजा को अपने साथ लेके वन इंडिया बना दिया था, ठीक है, एक भारत, समृद्ध भारत, ठीक है, भारत वर्ष, ठीक है। अलेक्जेंडर जैसे क्रूर शासक जो दुनिया को लूट रहा था, मार रहा था, उनको भी रोकने के लिए बहुत जरूरी था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है सर, इसमें फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का क्या कनेक्शन आपको मन में जरूर चल रहा होगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का क्या कॉन्सेप्ट है सर। उस टाइम पे जब अशोका और चंद्रगुप्ता का बात मैं कर रहा हूँ, उस टाइम पे भारत में एक जगह हुआ करता था जो आज का पटना जो है सर, वो कैपिटल हुआ करता था। मगध एरिया होता था सर, यूपी, नेपाल, बिहार का कुछ एरिया लेके एक एरिया होता था जिसका नाम होता था मगध, इवन बंगाल का भी कुछ पोर्शंस लेके। तो मगध का कैपिटल भारत, मगध था भारत का कैपिटल, इतना समझ सकते हो, सबसे पावरफुल स्टेट, ठीक है, मगधा। इस मगधा में चाणक्य अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य के साथ देश को एक किया था। अब मगध में बेसिकली ये फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल होता था, लेकिन नॉट जस्ट इन मगध, सेम कॉन्सेप्ट दे अप्लाइड इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ईच एंड एवरी पार्ट में ये फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल होता था, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल मैटर। इसका प्रूफ मिला है, नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉरेनर जो भी भारत में उस टाइम पे परिव्राजक के रूप में आते थे, ठीक है, फाइयन, ह्यूएनसांग, अल बिरूनी, ऐसे बहुत ही ग्लोब ट्रॉटर जिसको हम लोग बोलते हैं आज के डेट में, वो लोग घूमने आते थे, किताब लिखते थे, और उनके किताब में भी मेंशन है कि चाणक्य का भारत कैसा चलता था, ठीक है। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उस जमाने से। ओके सुमित, ओके दादा। ठीक है। तो देख क्या है सर, फ्यूचर मार्केट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। Derivative, as they are called, derivative is a security whose value is derived from another financial entity. The point to be noted, यहाँ पर मेन बात क्या है कि डेरिवेटिव में आपको क्या बोला, जैसे मैथ्स में डेरिवेटिव होते हैं मतलब आप न्यू वैल्यू क्रिएट करते हो, सिमिलरली डेरिवेटिव एज दे आर कॉल्ड इज अ सिक्योरिटी whose value is derived from another financial entity. एक दूसरे फाइनेंशियल एंटिटी से वैल्यू को डिराइव करना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। Now what is underlying assets? Wait and watch sir, अभी बताऊंगा आपको। Underlying assets कुछ भी हो सकता है। Underlying assets can be anything, stock, bond, commodity, currency। NISM में इसीलिए सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव ही नहीं होता सर, करेंसी डेरिवेटिव भी होता है, सुना है आप लोगों ने? कॉमोडिटी डेरिवेटिव भी होता है, इसका भी काफी डिमांड है आजकल, करेंसी डेरिवेटिव एंड कॉमोडिटी डेरिवेटिव का। इक्विटी सीखने के बाद अगर आप करेंसी और कमोडिटी भी सीखना चाहोगे, मतलब नीड है मार्केट में, तो मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या सर? क्या दादा? तो सबसे पहले इक्विटी को सीखो, इक्विटी सीखने के बाद धीरे धीरे करेंसी कमोडिटी का डेरिवेटिव भी अलग से सिखाऊंगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज होता है। तो उसके लिए तो अगर आप किसी का फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो, उसका कुछ आज का अंडरलाइंग एसेट्स होना चाहिए। ये जो बिटकॉइन को लेके प्रॉब्लम क्या है बोला तो, बिटकॉइन को लेके जो प्रॉब्लम है ना, जिसके लिए गवर्नमेंट भी इसको प्रॉपर वे में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मेन रीजन है कि इसका अंडरलाइंग एसेट्स को लेके क्वेश्चन मार्क है। बिटकॉइन मतलब मैं इसका बात कर रहा हूँ, डिजिटल जो कॉइन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा डिजिटल इन्वेस्ट, क्या डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो, क्रिप्टो, हाँ सॉरी, क्रिप्टो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मेन जो सवाल उठ रहा है ना अलग अलग कंट्रीज में, इसका मेन पॉइंट है कि इसका अंडरलाइंग एसेट्स को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब ये जब तक ये अंडरलाइंग एसेट्स का सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक इसको लेके कोई भी कंट्री प्रॉपर वे में डिसीजंस नहीं ले पाएगा, ठीक है। अभी क्रिप्टो में नहीं जाएंगे, बोल। বলছি আন্ডারলাইং অ্যাসেট বলতে এটাই বুঝলাম না ব্যাপারটা। वही समझाऊंगा, वेट कर, समझाऊंगा। वही तो आगे बढ़ूंगा ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते वही तो समझाना है। किसी भी एसेट्स का फ्यूचर वैल्यू में पहुंचने के लिए उसका अंडरलाइंग मतलब उसका कुछ अंदर छुपा हुआ एसेट होना चाहिए। छुपा हुआ नहीं बोलेंगे,
मतलब से फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू की नहीं, नॉट नॉट एक्चुअल वैल्यू। इट्स लाइक अगर तुम जैसे मानो कि टीसीएस का अगर तुम फ्यूचर चूज कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग आपको टीसीएस का फ्यूचर दिखा रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो अगर टीसीएस का फ्यूचर देखना है तो टीसीएस का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? टीसीएस का फ्यूचर टीसीएस के आज पे डिपेंड करता है। समझ में आया सर? टीसीएस में মানে आप क्या एग्जैक्टली टीसीएस एक बिजनेस है ना, जो मार्केट में बिजनेस करता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, है ना, आईटी सेक्टर्स में बहुत ही बड़ा बिजनेस है, भारत में सबसे बड़ा है और दुनिया का भी वन ऑफ द बिग कंपनीज है टीसीएस। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि टीसीएस फ्यूचर का अंडरलाइन क्या है? टीसीएस मतलब टीसीएस जो स्पॉट मार्केट में, मतलब टीसीएस जो स्पॉट मार्केट में है उसके बेसिस में टीसीएस फ्यूचर काम करेगा। ये फ्यूचर मार्केट है, लेकिन इसके फ्यूचर डिपेंड करता है इसके अंडरलाइन पे, और क्या है इसका अंडरलाइन? टीसीएस। सिमिलरली इन्फोसिस का फ्यूचर में आप बात कर মানে सकते এটা हो। তাহলে বেসিক্যালি এটা ঠিক আয়নার মতো হয়ে গেল মানে একটার পরিপ্রেক্ষিতে আর एग्जैक्टली একটাই চলবে एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकदम सही এ- वर्ड यूज এটাই किया। আমি हाँ बोल। স্যার আমরা কি এটা কোনোভাবে ক্যান উই সে দ্যাট ইট ইজ এ কাইন্ড অফ গুডউইল इट्स नॉट गुडविल ऑफ गुडविल। द कंपनी नो नो इट्स नॉट अ गुडविल। गुडविल बैडविल दोनों हो सकता है। स्वीकार तो जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अगर टीसीएस का स्पॉट मार्केट नेगेटिव रहेगा तो फ्यूचर भी नेगेटिव रहेगा। হ্যালো अगर टीसी हाँ अगर टीसीएस का ये पॉजिटिव रहता है तो फ्यूचर भी पॉजिटिव रहता है। তবে দাদা এই মানে যেটা বললো যে পজিটিভ বা নেগেটিভ এটার কোনো সেন্টিমেন্ট নেই কারণ হচ্ছে কি যে একখানা স্টক যেটা মানে আমি যে ব্যাপারটা বুঝলাম যে একটা স্টক যদি ক্যাশ মার্কেটে যেরকম পারফর্ম করে বা সেইটার ব্যালেন্স শিট যেরকম ভাবে আসবে সেই রকম ভাবেই ফিউচার মার্কেটে হবে মানে ওটা সাবস্টিটিউট एग्जैक्टली কোনো কিছু নেই মানে एग्जैक्टली আমি যে টিপিএফ এর সাথে ইনফোসিস এর কম্পেয়ার করি তাহলে হবে না আমাকে টিপিএফ এর সাথে ক্যাশ মার্কেটের সাথে টিপিএফ এর ফিউচার মার্কেটেরই কম্পেয়ার করতে হবে एग्जैक्टली আদারওয়াইজ হবে না। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अब अभी इतना जल्दी निष्कर्ष में मत पहुंच, ठीक है, इतना जल्दी कंक्लूजन मत ले, ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद तुम लोग धीरे धीरे इसको एनालाइज करना कि क्या है। अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने तो बस एक अंडरलाइन क्या है वो समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो अभी सुनो, अभी पूरा सुनो समझो, फिर जाके कंक्लूजन करना कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, ठीक है। The future market is an integral part of financial derivative. Derivatives, as they are called, is a security whose value is derived from another financial entity, referred to as an underlying asset. जैसे TCS future एक अलग बात है, ठीक है, TCS future हो या Infosys future हो या विप्रो फ्यूचर हो, जो भी आप देख सकते हो ऑनलाइन में, एनएसी के साइट में जाके, बीएससी के साइट में जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हो। तो टीसीएस का फ्यूचर एक बात है और टीसीएस अलग एक बात है, ठीक है। टीसीएस जो कैश मार्केट में या स्पॉट मार्केट में है उसको बेसिकली कॉपी करता है फ्यूचर मार्केट। मतलब आज देखो सर, सिंपल बात है ना, अगर आप किसी जमीन या फ्लैट के बारे में भी सोचते हो, अगर मैं शेयर छोड़ के अगर मैं जमीन पे चले जाऊं या बिल्डिंग पे चले जाऊं, हाँ सर, लैंड मार्केट, चलो लैंड मार्केट में चलते हैं। 2 मिनट के लिए इतना मुझे बता दो कि आपको पता है कि सिटी में जमीन का भाव दिन दिन में दिन बढ़ते जा रहा है ना, इसीलिए बहुत लोग जिनका पुराना जमीन वगैरह है उसको सेल करके उसने अच्छा सा इनकम भी किया। नाउ अगर आपको लगता है कि ये जमीन आपको फ्यूचर में वैल्यू देगा, तो इसका अंडरलाइंग एसेट्स क्या है? जल्दी बोलो, अंडरलाइंग एसेट्स क्या है? लैंड। আরেকবার বলো अरे भाई तुमको अगर लग रहा है कि लैंड का फ्यूचर में रेट बढ़ेगा, तुम ये सोच रहे हो হুম ना कि लैंड का फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, तो जब लैंड का হ্যাঁ फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो उसका अंडरलाइन क्या है, किस बेसिस में बोल रहे हो? ল্যান্ড ল্যান্ড लैंड। প্রেজেন্ট যে ল্যান্ডটা হোল্ড করছে আচ্ছা মানে एग्जैक्टली है ना, টিসিএস ফিউচারের আন্ডারলাইং অ্যাসেট হচ্ছে টিসিএস এর যে কারেন্ট মার্কেটে যে টিসিএস এর ভ্যালুটা চলছে दैट इज द अंडरलाइन, ओके। और जो उसका फ्यूचर है वो उसका बिजनेस है, ठीक है, उसके उसके बारे में बिजनेस का फ्यूचर है, ठीक है। सिमिलरली प्रेजेंट लैंड जो है वो आपका एसेट्स है, इसका फ्यूचर क्या है? लैंड का फ्यूचर मार्केट। आप जिस इकोनॉमी में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, उसका फ्यूचर कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर बेस करके आपका लैंड का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर अगर इकोनॉमी पॉजिटिव रहेगा तो लैंड का फ्यूचर भी पॉजिटिव रहेगा, अगर इकोनॉमी नेगेटिव जाएगा तो लैंड का फ्यूचर भी नेगेटिव जाएगा।
सिंपल है कि नहीं है, बोलो। यस इतना सर, मुझे चाहिए। इन सिंपल इतना सही बात है कि हर चीज का जिसका हम फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं उसका कुछ तो अंडरलाइंग होना चाहिए, बस वही बात है। द अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी एनीथिंग, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है। जो लोग कमोडिटी के बारे में जानते हो, मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के इसके बारे में बात करता हूँ। करेंसी के बारे में भी मैं बात करता हूँ, डॉलर रुपीज के, इसका भी बहुत मार्केट में ट्रेड होता है सर। करेंसी ट्रेड इज अ वेरी पॉपुलर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर ट्रेडिंग अलॉन्ग विथ इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह है, एमसीएक्स वगैरह, जहां पर आप कमोडिटी करेंसी का भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं उस पर भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं इक्विटी में ही थोड़ा फोकस रहना चाहता हूँ। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैव बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम नाउ, बहुत दिनों से है, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए नया है, बट ये बहुत दिनों से है। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इंडिया, ये कोई यूएस वाले से नहीं आया, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिला है। अगर आप कौटिल्य या चाणक्य जी का इकोनॉमिक्स का किताब निकालते हो, जितना मिला है कंपाइल करके इधर उधर से, 320 बीसी का है। It is believed that in the ancient Arthashastra study of economics script, Kautilya described the pricing mechanism of the standing crops ready to be harvested at some point in the future. Want to be noted, sir? क्या मैंने बोला यहाँ पर? मैंने नहीं बोला, आप समझने का कोशिश करो कॉन्सेप्ट क्या है। Kautilya described the pricing mechanism of the standing crops ready to be harvested at some point in the future. Apparently, he used this method to pay the farmers much in advance, thereby structuring a true forward contract. मतलब ऐसा है, सिंपल सोचते हैं, ज्यादा मुश्किल का नहीं है, सिंपल सोचते हैं। शेयर मार्केट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा चासी को समझ लेते हैं। सर कौन सा चीज फार्मिंग करे, प्रोटेस्ट को छोड़ो, प्रोटेस्ट में भी इसी ऐसा ही एक प्रॉब्लम था, लेकिन मैं प्रोटेस्ट में भी नहीं जाना चाहता। हाँ चलो, ये इमेज अच्छा है। सर मानो ये स्टैंडिंग क्रॉप है, हेलो, ये स्टैंडिंग क्रॉप है ना, ये राइस उगाया जा रहा है सर, है ना। राइस हो या पैडी हो या व्हीट हो, जो भी हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाणक्य क्या करता था, जब किसान या फार्मर्स अपने एरिया में राइस उगाता था, तो से फॉर एग्जांपल मुझे जितना नॉलेज है कि एक प्रॉपर वे में राइस या व्हीट बनने में 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है। क्या सर, आप लोगों को नॉलेज है ना थोड़ा बहुत? चावल बनने में 3-4 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। आज कौन सा डेट है, प्लीज टेल मी? आज 18 मई है, ठीक है। 18 मई से अगर आप इसको लगा रहे हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आज ये आपके जमीन पे स्टैंडिंग है, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडिंग इन टुडे इन योर लैंड, ठीक है, आपके फार्म लैंड में। 18/5/2022 को आपके जमीन पे ये स्टैंडिंग हालत में है, और ये अगला 2 महीने में, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं इतना मान ले रहा हूँ कि 2 महीना मतलब जून जुलाई, 18 जुलाई को आपका ये प्रोडक्ट मार्केटेबल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, समझ में आया? लेकिन जब 18 जुलाई 2022 आएगा, तब आप इसको क्या दाम में बेचोगे उसको आज डिसाइड करना। मतलब आप आज ही कंप्लीट कर दो कि आपको कितना दाम मिलना चाहिए। सर ऐसा फार्मर क्यों करेगा, आपके मन में चल रहा है। सर फार्मर्स को डर लगता है बहुत केस में। किस बात का डर? उसको लग सकता है कि हो सकता है 2 मंथ्स लेटर मार्केट में डिमांड कम पड़ जाएगा, मतलब 2 मंथ्स लेटर हो सकता है किसी कारण से मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, हो सकता है किसी कारण से मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, जिसके कारण उनको जो दाम मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हार्वेस्टिंग का प्रोडक्ट सेल करके, हो सकता है कि उनको पर क्विंटल में, एग्जाम्पल के तौर पे पर क्विंटल पे उनको 1000 टका मिलना चाहिए था, लेकिन उनको डर है कि 1000 नहीं मिलेगा, हो सकता है कि वो लॉस खा जाए और क्विंटल प्रति क्विंटल 700 में देना पड़े। तो अगर कोई बिजनेसमैन आके या कोई राजा, चाणक्य क्या करता था, चाणक्य अपने राजा को बोलता था या जो आर्थिक मैटर संभालते थे उनको बोलते थे कि भाई किसानों को सिक्योर करो, ठीक है। तो किसानों को सिक्योर करने के लिए क्या करना था, मार्केट प्राइस 1000 हो सकता है, चाणक्य क्या करता था, किसानों को लॉस नहीं खाने देगा,
किसान का लॉस कब नहीं होगा? अगर किसान को 850 प्रति क्विंटल मिल जाए तो किसान को इसमें बहुत फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन किसान को लॉस भी नहीं हुआ। अगर प्रति क्विंटल 850 में किसान आज के रेट में 18 मई को दे दे तो ये डील हो गया पक्का। अब फ्यूचर में दाम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कम हो जाएगा तो किसान का बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो फ्यूचर में ज्यादा दाम पे बेच नहीं पाएगा। इसके लिए किसान अपने आप को सिक्योर करने के लिए सस्ते दाम, मतलब जितना मिल रहा है उसी दाम पे, मतलब प्रॉफिट करके, ऑब्वियसली प्रॉफिट करके, मिनिमम प्रॉफिट करके डील पक्का कर रहा है, ताकि उसको फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। ठीक है। बदले में जो बिजनेसमैन और राजा थे या जो भी शासक थे, वो मार्केट प्राइस बढ़ सकता था ये सोच के आज के डेट पे मिनिमम खर्चा करके अपना जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना जो भी मौजूद है जो उनके गोडाउन में रखना है उसको भर देता है। इससे क्या सुविधा होता है, समय आने पे चाणक्य देखता था कि हो सकता है किसी दूसरे स्टेट पे अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। जैसे हम लोग लास्ट ईयर भारत ने गन्ना के केस में, मतलब शुगर केन के केस में इसको किया। अगर किसी कंट्री में, पड़ोस के देश में अगर एग्रीकल्चर खराब होता है, से फॉर एग्जांपल भारत में बहुत अच्छा राइस हुआ है, या फिर उस टाइम पे चाणक्य क्या करता था, मगध में मानो कि अच्छा प्रोडक्शन हुआ है राइस का, लेकिन साउथ में नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास इतना रिजर्व है कि वो सही दाम पे अपना राइस साउथ के स्टेट्स को बेच सकता है। इससे क्या होगा, राजा का धन बढ़ेगा, राजा का इनकम बढ़ेगा। तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से इस्तेमाल करता था और किसान को सिक्योरिटी दे देता था। इससे किसान का एक अच्छा चीज होता था कि फ्यूचर में लॉस होगा, ये डर उनका मिट जाता था। कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सुमित बोल। हाँ दादा। तो इसी मैटर पे आज के डेट में भी हो रहा है। अगर आप यही सेम पॉइंट को आज के डेट में बोलो, बड़े बड़े कंपनी जब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कंपनी पहले से ही उनको एक सर्टेन अमाउंट देके बोल रही है कि भाई मैं आपको इतना दाम दूंगा। ठीक है, फार्मर्स को पता है कि वो क्या दाम पे मार्केट में क्या बेच पाता है। फार्मर्स नो कि वो कौन सा प्रोडक्ट क्या दाम में मार्केट में दे सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, फार्मर्स डायरेक्ट मार्केट में नहीं जा पाता ना, उनको मीडिएटर के थ्रू से जाना पड़ता है, जिसको हम लोग दलाल या फोड़े बोलते हैं। ठीक है, तो मीडिएटर के थ्रू से मार्केट पहुंचना, प्रोडक्ट बेचना काफी मुश्किल होता है। तो फार्मर जो इतना मेहनत करता है, दिन रात धूप में पसीना बहाते हैं, वो उनको रिसेंट एक फार्म बिल आया था जिसमें उनको बोला जा रहा था कि भाई आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, और ये ऑलरेडी हो रहा है, बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी इसको करवा रहा है। ठीक है, फार्मर्स के साथ डायरेक्ट डील करके अपना प्रोडक्ट को पहले ही दाम डिसाइड करके बेच दे रहा है। फार्मर्स का बस काम होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा उनको पार्ट पेमेंट मिलता जाता है ना सर? तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट जो बहुत ही पॉपुलर है, आज से नहीं काफी पुराने समय से। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो 320 बीसी से प्रूफ दिख रहा है, मतलब उससे भी पहले था, लेकिन 320 बीसी से चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया गया है। अब सेम पैटर्न को थोड़ा सा आपको मैं প্রিয়া আওয়াজ আসছে? এত লেট? স্যার আমি জানতাম না, আমি কালকে দেখেছিলাম 9:30 রাতের বেলা, তো তাই জন্য। আর ফোনটা আজকে চার্জ ছিল না, সকালে উঠে 8টার সময় চার্জে বসিয়ে দিয়েছি, আর ফোন খুলে দেখা হয় নাই তাই। ঠিক আছে, আমি পরে রেকর্ডিংটা শেয়ার করে দেবো, আপাতত যতটুকু করাচ্ছি শোন। হ্যাঁ ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে। আমি পরে ক্লাসটা শেয়ার করে দেবো। আমি অনেকটা মানে আজকের ক্লাসের শেষের দিকে চলে এসেছি। থাক ক্লাসে থাক, যতক্ষণ করাচ্ছি শোন ভালো করে। হ্যাঁ স্যার, ওটাই তো, আমি দেখলে পারে তো কখন জয়েন দিয়ে দিতাম। মেন কালকে আমি দেখেছিলাম রাত্রে 9:30 হবে, 9:15 দিকে রাত্রে, সেই জন্য আমি আর দেখিনি ফোনটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। স্যার আজকে কতক্ষণ হয়েছে তবুও ক্লাস? 1 ঘন্টা হতে যাচ্ছে। আচ্ছা 9টা ঠিক আছে 15। স্যার, আমি রেকর্ডিং শুনে দেখে নেব, যদি প্রবলেম থাকে ও জিজ্ঞাসা করে নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নো ডাউট, নো ডাউট, आराम से। ठीक है, तो बेसिकली देखो सर,
हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं। अभी इतना देर से मैं क्या बात बता रहा हूँ सर कि फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो चाणक्य किस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता था इसका मैं आपको इतिहास में बताया। अब इसी चीज को अगर मैं आपको शेयर मार्केट में लेके आऊँ, given the similarities between the forward and future contract, I think the best possible way to introduce the future market is by first understanding the forward market. The understanding of forward market would lay a strong foundation for learning the future market. हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव में फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट के बारे में बात तो करेंगे, बट उससे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पूरा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो चाणक्य करता था पुराने टाइम पे, जो आज भी चलता है, ये डेरिवेटिव का एक सिंपल फॉर्म है, आज भी है। ऐसा नहीं कि आज फॉरवर्ड नहीं है, आज भी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। कंसीडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज द ओल्डर अवतार ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, जो आज का फ्यूचर है वो पुराने जमाने का फॉरवर्ड है। बोथ द फ्यूचर एंड द फॉरवर्ड शेयर्स कॉमन ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर, except that the future contract have become a trader's default choice over the years. Forward contracts are still the use, but are limited to a few participants such as industries, banks. बैंक इंडस्ट्री ये लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज भी करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर करता है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो जो ट्रेडर है ना सर, वो फ्यूचर मार्केट में पार्ट लेते हैं। The focus of this chapter is to help you understand structure of a typical forward transactions, after which we will break it down in elements of understanding its advantage and disadvantage. Yes, मैं आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर को कनेक्ट करूंगा, ठीक है। प्रिया को बस इतना बोलूंगा प्रिया कि जो इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, तभी से मैं बातें करे जा रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हें अभी सुनने में थोड़ा सा क्रिटिकल लगे, बट जब तुम बाद में रिकॉर्डिंग सुन लोगे मुझे नहीं लगता तुम्हें दिक्कत होगा। ओके प्रिया, बात समझ में आया? ओके सर। अच्छा, कुछ सिंपल फॉरवर्ड एग्जांपल्स। सो एक और सुमित सुन लो सर, अगला 10-15 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देंगे, फिर क्लास कंप्लीट करेंगे। फॉरवर्ड मार्केट वाज प्राइमरीली स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। मैं आपको चाणक्य का बात कर रहा था ना सर, आचार्य चाणक्य, जो आज से 2500 साल पहले सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या करता था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स। फार्मर्स का क्या डर था कि हो सकता है कि फ्यूचर में अगर उनको दाम ना मिले तो, इतना मेहनत से वो जो खेती में खेती कर रहा है, अपना प्रोड्यूस कर रहा है, अगर फ्यूचर में उनको अपना दाम ना मिले तो, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनको प्रोटेक्शन देना, बिकॉज दे आर फार्मर्स, दे आर नॉट बिजनेसमैन, ठीक है। तो इनको डर लगता है बिकॉज दे आर नॉट वेरी एडुकेटेड, मतलब एडुकेटेड मतलब सो कॉल्ड मार्केट एडुकेशन इनको नहीं है। इनको एडुकेशन है, इनको मिट्टी का नॉलेज है, दे नो द सॉइल, दे नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, दे नो द नेचुरल मैटर्स, बट दे डोंट नो हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इन मार्केट कंडीशंस, दे डोंट नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो नॉलेज उनको नहीं है, ठीक है। तो इनको एग्रीकल्चरल नॉलेज है। इनको अगर इनको मैं इलिटरेट बोलूं तो खराब रहेगा। इलिटरेट, दे आर नॉट इलिटरेट, they don't have actually market knowledge, they have a agricultural knowledge। तो इनको प्रोटेक्शन देना राजा का, शासक का, देश में जो भी सरकारें हैं आज के डेट में उनका, इनको प्रोटेक्शन देना, इनका डेवलपमेंट करना हमेशा से एक प्रायोरिटी रहा है, ठीक है, और होना भी चाहिए, ताकि इनका डेवलपमेंट रहे, इनका फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, ये पुराने टाइम पे सिक्योर किया जाता था, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट वहीं से आया है कि फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट एडवर्स हो सकता है, प्रोडक्ट का दाम इधर उधर हो सकता है, तो फार्मर्स को प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आज ही इनको एक प्रॉफिटेबल दाम देके इनका प्रोडक्ट ले लिया जाए। जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि चावल या राइस प्रोडक्शन हो रहा है, हो सकता है मार्केट में फ्यूचर में जाके 1000 रुपीज पर हेक्टर, मतलब पर क्विंटल मिल सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस क्या चलता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है राइस मार्केट का। अगर आप लोगों में से किसी को नॉलेज है तो वो अपना नॉलेज यूज कर सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे पर क्विंटल 1000 को सोचा था, स्टैंडर्ड रेट है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कुछ एडवर्स रीजन के कारण मार्केट में 700 पर क्विंटल चलेगा। तो सर 700 पर क्विंटल में अगर फार्मर्स बेचेगा तो इनका कॉस्टिंग भी नहीं आएगा। हेलो सर, बात समझ में आ रहा है आपको? तो बदले में चाणक्य क्या करता था, इनसे 850 या 900 में पर क्विंटल
आज के डेट में ले लेता था, जो फ्यूचर में इनको 1000 भी मिल सकता है, फ्यूचर में इनको 700 भी मिल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में 1000 मिलेगा कि 700 मिलेगा, ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर इकोनॉमिक्स काम करता है सर, इट्स अ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर मार्केट में डिमांड रहेगा, हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो? আমি আজকে, হ্যাঁ বলছি দাদা, আজকেই আমি মানে এই নর্মাল যে তুমি যেহেতু এই মানে মার্কেটের কথা বলছো, আমি মানে বাঁকুড়ার আলুর দামটা দেখছিলাম কত চলছে, 32, 32 না 25, আর এই জ্যোতি আলুর প্রাইস চলছে, আর হুম। কলকাতাতে চলছে হচ্ছে 32, মানে হুম। মাঝখানে প্রায় 7 টাকা ডিফারেন্স রয়েছে। হুম। ঠিক আছে, সেম কনসেপ্টেই তো যে পুরনো, মানে আজকে যে আলুটা আমি কলকাতাতে কিনছি সেটা তো হুম। আজকে থেকে দাঁড়িয়ে কেনা না, সেটা হয়তো 1 মাস আগে কেনা। হুম 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 তো সে যখন ওই প্রোডাক্টটাকে কিনেছে বাঁকুড়া থেকে বা যে বীরভূম থেকে বা আলুর যেখান থেকে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট থেকে, হুগলি, হ্যাঁ হুগলি থেকে, প্রোডাক্টটা তো সেম প্রাইসে কেনেনি এক্স্যাক্টলি, Obviously, সেটা তো সেম কনসেপ্টেই তো মানে হলো ব্যাপারটা। एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट आज भी यूज होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम अगर देखो भाई, फार्मर्स को डर लगता है, ठीक है, पुराने जमाने में फार्मर्स को, आज भी फार्मर्स को डर लगता है कि क्या पता कि मुझे फ्यूचर में दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में 700 करके मिलेगा तो मेरा लॉस है, लेकिन फ्यूचर में 1000 मिलेगा तो मेरे को प्रॉफिट है। नो पॉइंट इज दैट एक एग्रीकल्चर को कंप्लीट होते में 2 मंथ्स 3 मंथ्स टाइम लगेगा। अब 2-3 महीने का चक्कर में अगर बाद में इतना मुश्किल के बाद अगर 700 करके मिलेगा तो फार्मर तो सुसाइड करेगा। इतना लोन लेता है, ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है, हाँ सर सूद देना पड़ता है, तो फिर अगर 700 पर क्विंटल मिले तो इसका तो सुसाइड का हालत हो जाता है। तो इसीलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के लिए एक सेफ जोन है, ठीक है। तभी चाणक्य ये कॉन्सेप्ट उस जमाने में यूज करता था, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली फार्मर्स को बहुत प्रॉफिट नहीं होता था, बट कम से कम इतना जरूर होता था कि उसका मतलब मिनिमम प्रॉफिट उनको जरूर मिल जाता था, ठीक है सर। अब वही कॉन्सेप्ट को आज के डेट में ओटीसी में यूज होता था सर, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर होता है, ठीक है। द एक्सचेंज हैपेंस एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक से एक्सचेंज बोलते हैं इसको, एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। जैसे 850 मैंने माना कि फ्यूचर में 1000 टका मिल सकता है चावल का प्राइस, फ्यूचर में 700 भी हो सकता है राइस का प्राइस, मतलब जो पैडी या राइस का खेती हो रहा है उसका फ्यूचर प्राइस 700 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। बट आप आज के डेट में 850 में इसको नक्की कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में 700 हो जाए, फ्यूचर में 1000 हो जाए, बट आप 850 में नक्की कर रहे हो, किससे? फार्मर्स के साथ। इससे फार्मर्स को क्या फायदा? फार्मर्स को 700 अगर हो जाए तो उस लॉस से बच गया। आपको क्या फायदा? अगर दाम 1000 हो जाए तो आपको अभी 150 टका कम में हो गया। हेलो, आपका फायदा क्या है? अगर फ्यूचर में दाम 1000 हो जाए तो आप बदले में 150 टका कम में ले लिए ना। अच्छा उल्टा भी देखो, आप फ्यूचर में अगर 700 हो जाए तो आपको फायदा जरूर था। हेलो, हाँ सर। ऐसा लेकिन अब इसी को बोलते हैं मार्केट नॉलेज, इसी को बोलते हैं मार्केट नॉलेज। अब मार्केट में फ्यूचर में 700 होगा कि 1000 होगा, इसके लिए आपको, जैसे मैं भी राइस में बता रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट जब आपको शेयर मार्केट में, ठीक है, निफ्टी 50 में, हाँ बोलो बोलो बोलो। বলছি দাদা, ওই ওভার দ্য কাউন্টার বললে ওটিসিটা, মানে এটা বেসিক্যালি তোমার নর্মাল স্টক এক্সচেঞ্জ ছাড়া যে বাইরে যে ট্রেড গুলো হচ্ছে, যেমন এই নর্মাল তুমি ডিলিং করলে আলুর বা যাই হোক চালে, তো यस यस এইটাকে यस ওটিসি বলছে। यस यस, ठीक है, जो एक्सचेंज के बाहर अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। স্যার স্যার हाँ একটা बोलो, কোশ্চেন আছে ছোট। बोल बोल। আমি বলছি স্টক এক্সচেঞ্জ মানেটা কি, আর কি বাস্তবে ওটা কি একটু বলুন না। এটা বেসিক্স অফ স্টক মার্কেট আমি শেয়ার করব তোকে, ঠিক আছে। ওকে ওকে, হ্যাঁ আমরা স্যার। পড়ছি, আমি 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 জানতাম এই প্রবলেমটা হবে, ঠিক আছে। আমি তোকে আজকে হ্যাঁ স্যার। দেখ, আমরা একটা অ্যাডভান্স টপিক পড়ছি, এটা আমি তোকে বলেছিলাম, এটা জব ওরিয়েন্টেড, ঠিক আছে, রিসেন্ট ইয়েস স্যার, ইয়েস অ্যাডভাইজারি, স্যার। ঠিক আছে। তো এটা হ্যাঁ হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ। এটা একটু অ্যাডভান্স টপিক, ঠিক আছে। আমি তোকে বেসিক্স অফ স্টক মার্কেটের ক্লাস শেয়ার করব, ঠিক আছে। তুই অ্যাটলিস্ট প্রথম 4-5টা ক্লাস শুনে রাখিস, হ্যাঁ, ওকে স্যার। যেটা বেসিক্স অফ স্টক মার্কেটের হবে, ঠিক আছে, তাহলে তোর খুব সুবিধা ওকে হবে, ঠিক আছে। ডোন্ট ওয়ারি, সব হ্যাঁ বুঝতে স্যার। পারবি,
ঠিক আছে স্যার সব এটা না আমি এক সপ্তাহ পর থেকে আমি রিভাইজ দেবো এগুলো, কেননা আমার এক্সাম তো পুরো একটা ঠিক না, আছে। একটু টাইম দেওয়া যাবে না, আমার শুক্রবার আছে। দিন থেকে ফাইনাল এক্সাম। ঠিক আছে, নো ইস্যু, যখন সময় পাবি রিভাইজ দিবি, আমি সব বলে দেবো। আমি আজকে শুরুতেও স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে একটু বলছিলাম, তুই শুনবি পরে। হ্যাঁ স্যার একদম। के लिए सुमित समझ में आया ना कि ओवर द काउंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? হ্যাঁ এটা Okay. মানে আমি যখন পড়ছিলাম নিজেও তখন প্রবলেম হচ্ছিল, মানে বুঝতে পারছিলাম না ওটিপি মানে এই ম্যাটার গুলো, তো ওইগুলোই যে একটু ओवर द काउंटर बेसिकली जब वो ऑर्गेनाइज्ड वे से बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर। ठीक है, মানে ডিলটা ফেমি হয় কিন্তু हाँ, ওটা मतलब অর্গানাইজড ভাবে হয় না, আনঅর্গানাইজড হয়। यस यस, जो फ्यूचर में जो होता है, ठीक है, हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना इसके बाद। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉक मार्केट में होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओनली इन द ओटीसी मार्केट वेयर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन ऑन वन टू वन बेसिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी राइस मार्केट बोला, ठीक है, सिमिलरली राइस मार्केट हो, पोटैटो मार्केट हो, व्हाटएवर जो भी मार्केट है, लेकिन जो जब यही फॉरवर्ड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब टैकल किया जाता है, देन दैट विल बिकम अ फ्यूचर मार्केट। ठीक है, तो वो आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप फॉरवर्ड डील समझिए। कंसिडर दिस एग्जांपल, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्वड हियर। वन इज अ ज्वेलर whose job is to design and manufacture jewelry। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने जा रहा हूँ, आपको फॉरवर्ड बिजनेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे बिजनेसमैन प्रॉफिट करता है फॉरवर्ड बिजनेस पे और रियल लाइफ में भी। एक ज्वेलर है जिसका जॉब है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ज्वेलरी। लेट अस कॉल हिम एबीसी ज्वेलर्स। अदर इज ए गोल्ड इंपोर्टर whose job is to sell gold at a wholesale price to jewelers। सर एक हो गया मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलर, दूसरा हो गया गोल्ड के इंपोर्टर, जिनका काम है ज्वेलर को होलसेल में गोल्ड बेचना। क्या ये दोनों कैरेक्टर क्लियर है? एबीसी ज्वेलर्स एंड XYZ गोल्ड डीलर्स, ये दोनों कौन है, समझ में आ गया सर? प्लीज टेल मी। सर अब देखो इनके बीच में डील हो रहा है, फॉरवर्ड डील होगा, ठीक है, या फ्यूचर डील बोलो। ठीक है सर, ऑन 9 दिसंबर 2014, अब 2022 भी सोच सकते हो, डजंट मैटर, डील क्या हुआ था वो देखो। 9 दिसंबर 2014 एबीसी कौन, ज्वेलर, हाँ, एग्रीड विद XYZ। एबीसी किसके साथ एग्री कर रहा है? XYZ के साथ एग्री कर रहा है टू बाई 15 kg ऑफ गोल्ड एट अ सर्टेन प्योरिटी, 999 प्योरिटी, ये गोल्ड में होता है। ठीक है, इन 3 मंथ्स, कितने दिन के लिए? इन 3 मंथ्स, 9 मार्च 2015 को। ठीक है, तो 9 दिसंबर को एग्रीमेंट हो रहा है, कब दिया जाएगा? 3 महीने के अंदर। कब आएगा 3 महीना? 9 मार्च को आएगा। दे फिक्स द प्राइस ऑफ गोल्ड एट द करंट मार्केट प्राइस। उन्होंने गोल्ड का दाम को आज के दाम पे, आज के मार्केट रेट में फिक्स कर दिया। आज के डेट में मतलब 9 दिसंबर के डेट पे, ना कि 9 मार्च के डेट पे। पॉइंट टू बी नोटेड सर, 9 मार्च में क्या दाम होगा उसके ऊपर नहीं, 9 मार्च में दाम कम भी हो सकता है, 9 मार्च में दाम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एबीसी और XYZ 9 दिसंबर के रेट में दाम को फिक्स कर रहे हैं। भाई 3 महीने बाद जो गोल्ड हमें मिलेगा वो 9 दिसंबर जो टुडेज डेट है एज पर एग्जांपल, उस दाम पे होगा। तो रेट क्या है? 2450 पर ग्राम। ठीक है, 2450 पर ग्राम एज पर आवर एग्जांपल। तो सर अगर आप 15 kg 15 kg गोल्ड अगर आप लेते हो, एबीसी अगर लेता है XYZ से, तो 15 kg 2450 पर ग्राम करके अगर दाम है तो क्या पड़ जाएगा? 2450 पर ग्राम, इसका मतलब है 24,50,000 पर किलोग्राम। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? 2450 अगर पर ग्राम है तो 24,50,000 पर किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम का दाम इतना है तो 1000 ग्राम का दाम इतना हो जाएगा। और टोटल वैल्यू হচ্ছে 3,67,50,000 समथिंग। यस, सिंस एज पर दिस 9 मार्च 2015 एबीसी एक्सपेक्टेड टू पे कितना देना पड़ेगा? 3.675 करोड़। कैसे आया सर? 24,50,000 1 kg का दाम है तो 15 kg का दाम कितना होगा? ठीक है, 1 kg का दाम इतना है तो 15 kg का दाम जितना होगा 3.675 करोड़। ठीक है, ये डील हो रहा है 15 kg गोल्ड के लिए, कब? 9 दिसंबर को। So this is a very straightforward and typical business agreement that is prevalent in the market.
एग्रीमेंट ऑफ दिस सॉर्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड एग्रीमेंट। नाउ ये तो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो तो जान लो। सेड डू नोट द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड। एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड कब होगा, मतलब किस दिन इस एग्रीमेंट को कंप्लीट किया जाएगा? 9 दिसंबर 2014 को, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस प्राइस ऑफ गोल्ड 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद दैट इज 9 मार्च 2015 को दाम जो भी हो, डील जो हुआ है वो 9 दिसंबर के दाम पे हुआ है। सो बोथ एबीसी एंड XYZ आर ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द एग्रीमेंट। 9 दिसंबर में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो आप कुछ भी हो जाए आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, TCS के अगर आप एग्रीमेंट करते हो स्टॉक फ्यूचर्स, आगे आगे बात करेंगे सर, ये स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टॉक को समझने से पहले डे टू डे बेसिस में नॉर्मल बातें समझना पड़ेगा। जब आप नॉर्मल बात समझ जाओगे तब स्टॉक मार्केट भी समझ जाओगे। परेशानी क्या है ना, हम लोग ना पहले बेसिक चीज समझना नहीं चाहते, पहले ना आसमान छूना चाहते हैं। अरे भाई आसमान से उड़ने से पहले लैंडिंग करना पड़ता है ना सर, मतलब पहले जमीन पे रहो फिर जाके उड़ो। तो पहले जमीनी बात को समझ लेते हैं, उसके बाद उड़ना भी चालू कर देंगे। ओके सर, तो पहले जमीनी बात, बेसिक मैटर। तो 9 दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको उसी में रहना है to honor the agreement. Before we proceed further, let us understand each party's thought process. अब यहाँ पर दोनों पार्टी हैं, एक ABC और दूसरा है XYZ। दोनों का थॉट प्रोसेस समझो एंड अंडरस्टैंड व्हाट कंपेल्ड देम टू एंटर दिस एग्रीमेंट। अब ABC और XYZ क्यों एग्रीमेंट के लिए चालू हो गया, इनका थॉट प्रोसेस जानो। what we think ABC entered into this agreement? স্যার আপনার ভয়েস আসছে না। হ্যালো হ্যালো, তুমি এড়িয়ে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি না, ভয়েস পাচ্ছি না। আমিও ভয়েস পাচ্ছি না। স্যারের মনে হয় নেট ইস্যু হচ্ছে। हेलो হ্যালো হ্যালো कनेक्टेड, স্যার। হ্যাঁ हेलो। হ্যাঁ স্যার এবার ক্লিয়ার আসছে। ओके ओके, सैकत सुमित कनेक्टेड। হ্যাঁ হ্যাঁ ओके ओके सर, ठीक। तो थोड़ा नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन इशू है, डोंट वरी। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ना सर? হ্যাঁ হ্যাঁ तो जस्ट लुक एट हियर सर। तो 9 दिसंबर 2014 इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड 3 मंथ्स लेटर, 9 मार्च में जो भी दाम हो फर्क नहीं पड़ता, 9 दिसंबर के रेट में ही क्या रेट था, 2450 पर ग्राम का और 24,50,000 पर केजी का। इस तरह से 3.67 करोड़ का डील पक्का हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर कि ABC एंड XYZ इन दोनों का मानसिकता क्या चल रहा है? Why do you think ABC entered into this agreement? Well, ABC believes the price of gold would go up over the next 3 months. Point to be noted. ABC ज्वेलर्स को क्या लग रहा था कि फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा, तभी तो वो 9 मार्च पे डील नहीं कर रहा है, वो 9 दिसंबर पे डील कर रहा है। हेलो, क्या बात समझ में आया सर? হ্যাঁ স্যার, है ना? মানে ওর মধ্যে একটা আনসার্টেনিটি কাজ করছিল। यस, ये थॉट प्रोसेस है मार्केट में एक। हेलो, বলছি এটা তো উল্টো হতে পারে, তাহলে তো প্রবলেম হয়ে গেল। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों थॉट प्रोसेस तो सोचो। ABC এটা ज्वेलर्स এটা এটা কাইন্ড অফ, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ সাইকোলজি স্যার, তাই না? মানে ऑब्वियसली, हाँ साइकोलॉजी মানে तो देख भाई, মানে गोल्ड জেনারেলি মানুষ, মানে জেনারেলি আমাদের মাথায় কিন্তু এটাই আছে, হয়তো বেড়ে যেতে পারে, কমতে পারে, এটা কিন্তু আমরা চট করে ভাবি না। यस, इन जनरली लोगों को यही लगता है कि दाम बढ़ जाएगा, स्पेशली गोल्ड के केस में, है ना, स्पेशली इन गोल्ड के केस में। लेकिन हाँ देखो, ये लोग मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, अब इनके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, इनका मार्केट नॉलेज पे डिपेंड करता है। इनको पता होना चाहिए कि गोल्ड मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। गवर्नमेंट भी ड्यूटी वगैरह चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
पॉलिसी क्या हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट एबीसी क्यों एग्रीमेंट में जा रहे हैं, वो 9 दिसंबर को क्यों एग्रीमेंट करेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो 9 मार्च का डेट पे भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, व्हाई 9 दिसंबर, क्योंकि एबीसी को लग रहा है कि 9 मार्च में दाम बढ़ जाएगा नेक्स्ट 3 महीने में, हेंस दे वुड वांट टू लॉक इन टुडेज मार्केट, है ना। आज के डेट में जो रेट चल रहा है उसी रेट में लॉक कर देते हैं, अगर दाम बढ़ जाएगा तो मेरे को फायदा हो जाएगा। एबीसी वांट्स टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम एन एडवर्स इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस, फ्यूचर में गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, इस इफेक्ट में एबीसी नहीं पढ़ना चाहता, एबीसी उस लॉस को कम करना चाहता है, ये एबीसी को लग रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ एबीसी। सो इन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी एग्रीइंग टू बाय द एसेट, जो खरीदना चाहता है at some point in future is called the buyer of the forward contract, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर है, इन दिस केस इट इज एबीसी ज्वेलर्स, ठीक है सर। अब लाइकवाइज उल्टा साइड में कौन है सर, सर ऑपोजिट साइड में है XYZ, ठीक है। XYZ believes the price of gold would go down over the next 3 months, वो कौन है, वो डीलर है, वो गोल्ड का डीलर है जो इंपोर्ट करके इसको सप्लाई करते हैं। तो XYZ को लग रहा है कि 3 महीने बाद दाम कम हो जाएगा, हेंस दे वांट टू कैश इन ऑन हाई प्राइस ऑफ गोल्ड। तो फ्यूचर में दाम अगर कम हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाऊंगा, तो अभी दाम ज्यादा चल रहा है तो अभी बेच देते हैं। अगर उसको लगता है XYZ को कि फ्यूचर में दाम ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा दाम पे फ्यूचर में डील करने का सोचता, आज नहीं करता। समझ में आया, XYZ का सोच समझ में आ रहा है। XYZ क्या सोच रहा है, XYZ गोल्ड डीलर क्या सोच रहा है कि फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा तो कम दाम में बेचेंगे तो कम प्रॉफिट, तो अभी हाई चल रहा है तो हाई रेट में बेच देते हैं ना, आज के रेट में हाई रेट चल रहा है अभी। In a forward contract, the party agreeing to sell the asset at some point in future is called the seller of the forward contract. In this case, XYZ gold dealer कौन है, seller of the forward contract है। दोनों ही forward contract कर रहे हैं, लेकिन एक buyer है और एक दूसरा seller है। Both the parties have an opposing view on gold. दोनों पार्टी का opposite view है, तभी तो मार्केट है सर। मार्केट इज ऑल अबाउट ऑपोजिट व्यू, यस और नो? यस, मार्केट इज ऑल अबाउट ऑपोजिट व्यू, किसी को लगता है कम करो, किसी को लगता है ज्यादा करो, ओके। सो दिस इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और इसी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में फ्यूचर मार्केट या इक्विटी डेरिवेटिव बनता है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, निफ्टी 50 में इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, किसी को लगता है निफ्टी बढ़ेगा, किसी को लगता है निफ्टी गिरेगा, ठीक है। निफ्टी क्या है, इंडेक्स है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, आगे आगे सब बताऊंगा कैसे इंडेक्स बनता है। किसी को लगता है निफ्टी 500 बढ़ेगा, किसी को लगता है निफ्टी 500 गिरेगा, ठीक है। किसी को लगता है टीसीएस बढ़ेगा, इन्फोसिस बढ़ेगा, किसी को लगेगा टीसीएस गिरेगा। तो ये जो ऑपोजिट व्यू है ना सर, ये ऑपोजिट व्यू ही है जो मार्केट को बनाता है, ठीक है। और इस व्यू को समझना ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में हमारा मेन काम। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज तो मैंने बेसिकली बहुत सारा इंट्रोडक्शन पॉइंट में बात किया, क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने आपको ज़्यादा डिटेल्स में कुछ बात नहीं कर पाया, लेकिन हाँ इतना आपको समझ में आया कि हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो सर इसके बाद हम लोग फिर से कल मिलेंगे, ठीक है। अभी वीक में 3 करके क्लास होगा, इस वीक में आज हुआ, कल देंगे, फिर परसों देंगे, ठीक है, 9 बजे से, ठीक है। एवरी डे 9 o'clock, मतलब वीक में 3 दिन। अब डेट मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीक कंफर्म कर दूंगा, लेकिन कल भी होगा, परसों भी होगा, ये मैं अभी से बता दिया आपको। अच्छा सर, अभी भी बात खत्म नहीं हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, कल के क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये जो एबीसी के साथ XYZ का जो डील हुआ, इसमें क्या हो सकता है, मतलब ये तो डील हुआ, अब ये तो दोनों का थॉट प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक लॉस करेगा, एक प्रॉफिट करेगा, लेकिन इसके लिए अलग अलग सिनारियो क्रिएट हो सकता है। अगर सब कुछ सही जाता है एबीसी के हिसाब से तो एबीसी प्रॉफिट करेगा, XYZ के हिसाब से सही जाता है तो XYZ प्रॉफिट करेगा। सो यही फाइंड आउट करना, मार्केट नॉलेज गैदर करना कि भाई चाहे मैटर गोल्ड ज्वेलर का हो, चाहे मैटर TCS का शेयर का हो, या चाहे मैटर निफ्टी सेंसेक्स का हो, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको फ्यूचर मार्केट में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है सर। फ्यूचर मार्केट इस तरह से काम करेगा। सैकौत, सुमित, प्रिया को तो समझ में ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि प्रिया बहुत স্যার আমি लेट ज्वाइन সবই किया। বুঝতে পেরেছি।
সব বুঝতে জয়েন পেরেছি। করলেও বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ওকে স্যার ঠিক আমি আছে প্রিয়া। বলছি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, বল। শুক্রবার দিন না হবে না, শুক্রবার দিন এক্সাম আছে সকালে। কটা থেকে? শুক্রবার দিন বিকেলে শুক্রবার দিন 9টা থেকে এক্সাম, 9টা 9:30 থেকে 3 ঘন্টা হবে, 12:30 অবধি হবে। ঠিক আছে মানে তাহলে কলেজ থেকে বেরোতে বেরোতে। ঠিক আছে শুক্রবারের ক্লাসটা তুই তাহলে রেকর্ডিং করে নিবি, আমি এই ক্লাসটা সকালেই দিতে পারবো অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে উইকে 3 দিন করে থাকবে। আপাতত আমি এরকম রাখছি, তো সেক্ষেত্রে শুক্রবারের বদলে আমি শনিবার রেখে দেবো, যদি তোর শনিবার দিন হ্যাঁ এক্সাম হ্যাঁ না সেটা, থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে শনিবার তাহলে দিন নেই। শনিবার দিন রেখে দেবো, তাহলে 9টা থেকে 10টা 15 এরকম ক্লাস টাইমিংসটা থাকবে। আজকে প্রথম দিন ছিল, একটু দেরি হলো, বাট আমার অ্যাকচুয়ালি এরপর আবার আমারও ক্লাস থাকবে, এরপর আমার সিএ দের ট্যাক্সের ক্লাস আছে, সিএসিএম এর। ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি চেষ্টা করবো কি 10:30টার মধ্যে যেন আমাদের ক্লাসটা কমপ্লিট হয়ে যায়। ঠিক আছে সৈকত? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার আমি বলছি তাহলে শুক্রবার দিনেরটা শনিবার দিন করে দিচ্ছে। হ্যাঁ এই উইকে শুক্রবারেরটা শনিবার দিন রাখছি, তারপর তোর আর এক্সাম স্যার শেষ হয়ে এটা গেলে কি, আমায় বলবি। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি বলছি এই 1 মাস কি 3 দিন করে হবে না ডেট চেঞ্জ হবে, শুধু এই উইকটার জন্য বলছেন এখন না না এখন 3 প্ল্যানিংটা? দিন, না না এই ক্লাসটা এখন কামিং 1-2 মান্থস 3 দিন করেই থাকবে উইকে। ওকে স্যার। ঠিক আছে ওই সকালবেলা 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা 15 মিনিট প্রত্যেকদিন সকালবেলা 1 ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা 15 মিনিট। হ্যাঁ বল। কি কি বার করে হবে, পরপর হবে না একদিন ছাড়া একদিন? ওটা আমি পরে বলে দেবেন নেক্সট আমি উইকে। পরে বলে দেবো, আমি নেক্সট উইক বলে দেবো। ঠিক আছে ওকে স্যার। আর স্যার ভিডিওগুলো আমাকে সেন্ড করে দেবেন ইমেলে। হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দেবো, বেসিক্স অফ স্টক মার্কেট আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো, ওগুলো অবশ্যই 2-4টে দেখিস। আর এই ক্লাসটা যেটা আজকের মিস হয়ে গেল, আমি এগুলো সব হোয়াটসঅ্যাপে লিংক পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে চল ওকে টাটা। স্যার। ওকে টাটা।